हेलो जूनियर्स, मैं हूं आपका अपना अभय बठेजा। तो आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जो है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इससे पहले की 6 यूनिट्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th बाय अभय बठेजा। या चैप्टर का नाम फिर अभय बठेजा डाल सकते हैं लास्ट में, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करें तो भी वहाँ पहुँच जाएंगे, और या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, वहाँ से पहुँच सकते हैं आप इजीली हमारी पुरानी यूनिट्स के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो एक और बात कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मैं आपको लाइव आके बता पाऊँ कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करें, अपना पेपर अटैम्प्ट करें कि आप 100 मार्क्स स्कोर कर पाएँ। क्योंकि मेरे 100 आए थे, इसलिए ये दावा है मेरा कि मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मैंने अटैम्प्ट किया कि मेरे 100 आए तो आपके भी 100 आए। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो जो कंटेंट पढ़ना है हमने इस चैप्टर के अंदर, यूनिट के अंदर, वो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ तक तो जो आपकी बुक है उस बुक में आपका जो यहाँ तक है चैप्टर नंबर 8 है। इसके बाद स्पोर्ट इंजरीज और फर्स्ट एड जो है ये चैप्टर नंबर 9 के अंदर है, और इनको कंबाइन करके आपके रिड्यूस सिलेबस में यूनिट नंबर 7 कर दिया है। तो चलते हैं, सबसे पहले आता है हमारा स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। तो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी मतलब हमारी बॉडी, हमारे फिजिकल अपीयरेंस, वो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उन्हें बोलते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। और स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, तो इसमें क्या है? स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड बॉडी कंडीशन ऑफ एथलीट। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी, जब हम किसी स्पोर्ट में इंडल्ज होते हैं, जो जिम है वो भी एक तरह का स्पोर्ट है, तो जब भी हम किसी भी स्पोर्ट में इंडल्ज होते हैं तो उस स्पोर्ट में इंडल्ज होने के कारण हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं उनको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जैसे कोई बंदा है, उसने खेलनी है फुटबॉल, तो जब वो फुटबॉल की ट्रेनिंग लेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो उसकी बॉडी में सेवरल चेंजेस आएंगे, उसकी एंड्योरेंस इंक्रीज होगी, उसकी लेग की मसल स्ट्रॉन्ग होंगी, उसका वेट लूज होगा क्योंकि भागना पड़ेगा उसे। तो जो भी वो चेंजेस आएंगे उसकी बॉडी के अंदर उनको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। भागेगा, उसकी हार्ट बीट इंक्रीज होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, हार्ट का साइज इंक्रीज होगा, रिस्क ऑफ डिजीज कम होगा, उसका फैट बर्न होगा, बॉडी अच्छे पोस्चर में आएगी। तो जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में इंडल्ज होने के कारण, उसे बोलते हैं स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। और इस यूनिट में हम वही पढ़ने वाले हैं कि स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिकल मतलब स्पोर्ट्स से फिजियोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। जो फिजिकल फिटनेस होती है उसके जो सेवरल कंपोनेंट्स हैं उनको कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो जो फिजिकल फिटनेस है उसके 4 कंपोनेंट्स हैं, और आपके ये MCQ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिजिकल फिटनेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो आपके पास इन 4 में से कोई 3 एग्जाम्पल, 3 होंगे ऑप्शन के अंदर और एक नहीं होगा। तो कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस है स्ट्रेंथ है, स्पीड है, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी है। ये 4 फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल फिटनेस के। तो इन फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं इनको कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो पढ़ेंगे अब हम। तो चलते हैं सबसे पहले फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? हमारी एबिलिटी होती है, जो फोर्स है जो हम लगाते हैं, हमारी मसल्स लगाती हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो ये एकदम कॉमन फैक्टर्स हैं। द फर्स्ट इज साइज ऑफ मसल। अब साइज ऑफ मसल्स जो है वो स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोई पर्सन है जिसकी अच्छी खासी मसल्स हैं, फुल बॉडी वगैरह जिम करता है, वो उसकी अच्छी खासी मसल्स हैं, और एक वो है और एक मैं हूँ जिसकी भाई कोई मसल नहीं है, तोंद निकली हुई है, ठीक है। एक मैं हूँ और एक वो बंदा है। तो ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है किसमें होगी? तो आप बता ही सकते हैं ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है जिसकी इतनी अच्छी खासी मसल्स जिम करता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ उसमें होगी, ज़्यादा जोर वो लगा पाएगा, ज़्यादा फोर्स वो उसकी मसल्स लगा पाएंगी। तो जो साइज़ ऑफ मसल्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारी स्ट्रेंथ की। अब ये पर्सन है, ये एक ही पर्सन है और एक आप है, तो इसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी क्योंकि इसकी मसल्स अच्छी खासी हैं, और ये इसकी मसल्स अच्छी खासी हैं तो अच्छा खासा फोर्स लगा पाएंगे, तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो मतलब साइज़ ऑफ मसल्स जो है वो स्ट्रेंथ को इसमें इफेक्ट करता है। इसके बाद आता है बॉडी वेट। तो ये आपने अक्सर नोट किया होगा, अगर आपका कोई दुबला पतला दोस्त है और एक आपका हेल्दी दोस्त है, अगर उन दोनों की लड़ाई होती है, सेम एज ग्रुप के हैं, सेम क्लास के अंदर हैं, बट जब उनकी लड़ाई होती है तो जो अच्छा खासा हेल्दी है वो उस पतले से को उठा के फेंक देगा। मेरे साथ हुआ हुआ ऐसा, तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं मेरी लड़ाई हुई थी, मैं एकदम हेल्दी सा होता था, मेरी लड़ाई हुई मेरे दोस्त के साथ में, मैंने उसे ऐसे घुमा के फेंका। सेम वही कहानी है,
क्योंकि हम सेम एज ग्रुप के हैं, सब कुछ सेम है, तो हमारा बॉडी वेट जो होता है वो हमारी स्ट्रेंथ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कि अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आपकी स्ट्रेंथ जो है ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। इसके बाद है हमारा मसल कॉम्पोजिशन। जो ये मसल कॉम्पोजिशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके स्ट्रेंथ के अंदर, स्पीड के अंदर, एंड्योरेंस के अंदर, इन तीनों के अंदर ये पॉइंट आएगा। मसल कॉम्पोजिशन स्ट्रेंथ और स्पीड में इसका सेम होगा, पर एंड्योरेंस में इसका एक अलग मीनिंग होगा। तो मसल कॉम्पोजिशन क्या होता है कि हमारी मसल्स की कॉम्पोजिशन, जो हमारी मसल्स हैं वो दो तरह के फाइबर से बनी होती हैं, एक होते हैं फास्ट ट्विच फाइबर और एक होते हैं स्लो ट्विच फाइबर। और जो इनकी कॉम्पोजिशन होती है कि कितने परसेंट फास्ट ट्विच फाइबर होंगे और कितने परसेंट स्लो ट्विच फाइबर होंगे, ये जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। आप इसको बाद में कोई भी चेंज वगैरह नहीं कर सकते। तो मसल कॉम्पोजिशन में होते हैं हमारे फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर। तो जो फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर नाम से ही पता है कि वो जो फाइबर्स हैं वो फास्टली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जबकि जो स्लो ट्विच फाइबर हैं वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। अब जो चीज़ जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी तो ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करेगी, और जो धीरे धीरे करेगी वो कम फोर्स प्रोड्यूस करेगी। तो इसलिए जिस पर्सन की बॉडी के अंदर, जिस पर्सन की मसल्स के अंदर फास्ट ट्विच फाइबर की कॉम्पोजिशन ज़्यादा है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। इसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स, मतलब कि आपकी जो नर्व है वो कितनी इंटेंसिटी से इम्पल्सेस सेंड कर रही हैं। इसका एक सीधा साधा एग्जांपल दे सकते हैं आप, जैसे आप एक कमरे में, आपको करनी है दिवाली की सफाई, और सभी करते हैं वो, तो दिवाली की सफाई करते हैं, आपको अपने कमरे में बेड है, उस बेड को निकाल के बाहर आपके आंगन में लेके जाना है। तो उसे कैसे लेके जाएंगे, आप अकेले तो उस बेड को उठा नहीं सकते, तो आप आएंगे, आपके पापा आएंगे, आपकी मम्मी आएगी, आपका कोई बड़ा भाई है वो आएगा, वो आप चारों मिल के उस बेड को उठाओगे और बाहर लेके जाओगे। तो सेम ये चीज़ आपकी मसल के साथ है, मतलब आपकी मसल ने एक फोर्स प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अगर उसके पास नर्व्स जो हैं, हमारी बॉडी में जगह जगह नर्व्स हैं, अगर आपकी मसल्स के पास ज़्यादा नर्व्स वो सेम इम्पल्स भेजेंगी तो आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और अदरवाइज आपकी स्ट्रेंथ कम होगी। जैसे उस बेड को उठाना है आपने, उस बेड को उठाने के लिए अगर 4 लोग हैं, मतलब 4 लोग हैं, अपने इसको मानते हैं कि एक बंदा 100 नर्व के बराबर है, अगर 400 नर्व इम्पल्स भेज रही हैं तो ईजिली निकल जाएगा। अगर 300 भेज रही है थोड़ी डिफिकल्टी होगी, 200 भेज रही है तो और डिफिकल्टी होगी। अगर आप अकेले हैं वहाँ पे, यानी 100 नर्व्स हैं, तो इंटेंसिटी और कम होगी और स्ट्रेंथ और कम होगी। तो दिस इज सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। इसके बाद आता है हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द स्पीड। स्पीड को डिटरमाइन करने वाले फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है कि एबिलिटी टू मूव फास्ट, मतलब आप कितनी तेज़ भाग सकते हो, वो आपकी स्पीड है कि कितनी तेज़ आप वो काम कर सकते हो एफिशिएंट वे के अंदर, वो होती है स्पीड आपकी। तो स्पीड किस पर डिपेंड करती है, मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करती है। तो मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होती है कि हमारी जो मसल्स हैं वो एक रेट पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। तो हमारी जो मसल्स है वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन उसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। अब आपके नर्वस सिस्टम की मोबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, आपकी मसल्स जितनी ज़्यादा जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी, वो होती है आपकी मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो आपकी जितनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी, जितनी ज़्यादा आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी, जितनी ज़्यादा जल्दी करेंगी, वो आपकी उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। तो नर्वस सिस्टम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इसके बाद मसल कॉम्पोजिशन, तो सेम वही है मसल कॉम्पोजिशन। जो मसल कॉम्पोजिशन है, दो तरह के फाइबर्स होते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर। जब फास्ट ट्विच फाइबर ज़्यादा होंगे तो यानी मतलब ज़्यादा जल्दी आपकी मसल जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही हैं, जब ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगी तो स्पीड ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। इसके बाद एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, मतलब आपकी मसल एक बार में कितना फोर्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, उसे बोलते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। मतलब एक बार एक्सप्लोजन हो जाना फोर्स का, आपकी मसल ने जितनी स्ट्रेंथ थी आपकी मसल्स के अंदर, आपकी मसल्स में जितनी स्ट्रेंथ थी आपकी मसल के अंदर सारी लगा दी और फुल बहुत ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस किया, उसे बोलते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। जैसे आपने सुल्तान मूवी देखी होगी, तो सुल्तान में जब सलमान खान वो एक मुक्का मारता है तो वो वहीं लेट जाता है, वो होती है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। बॉक्सर्स जो होते हैं वो बॉक्सिंग करते हैं तो एक पंच जो मारते हैं वो पूरा मोमेंटम लेके मारते हैं, तो वो पूरा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है उनकी। इसके बाद आती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी है वो यहाँ पे फैट को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी यहाँ पे फैट है, आपकी अगर बॉडी में फैट है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी के सेंस में अगर आपकी बॉडी पे फैट है तो आपकी मसल्स जो है कम फ्लेक्सिबल होगी, कम मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होने में तकलीफ होगी, उन्हें ईजिली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाएंगी। और जब वो ईजिली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाएंगी तो आपकी जो मसल्स हैं, जो आपकी स्पीड है वो कम होगी, आपकी स्पीड उतनी नहीं होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द एंड्योरेंस। एंड्योरेंस को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स। तो एंड्योरेंस क्या होते हैं, एंड्योरेंस होता है एबिलिटी टू वर्क इवन अंडर द कंडीशन ऑफ फैटिग। अगर आप थक गए हैं तो भी आप काम कर रहे हैं। तो इसमें आता है फर्स्ट आता है एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी क्या होती है, हमारी लंग्स की वो कैपेसिटी कि जब हम थक चुके हैं, कुछ भी हो रहा है, जब भी हम कोई वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को वो पूरी ऑक्सीजन सप्लाई करें। जो एरोबिक कैपेसिटी होती है ये अंदर 4 पार्ट्स पे डिपेंड करती है, 4 तरीके से होती है।
सबसे पहले होता है ऑक्सीजन का इनटेक। तो ऑक्सीजन का इनटेक होता है कि हम कितनी ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। सेकंड आता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट की, जो ऑक्सीजन हमने ली उसमें से कितनी ब्लड को ट्रांसपोर्ट की, ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है बॉडी के अंदर। थर्ड आता है ऑक्सीजन का अपटेक, मतलब ऑक्सीजन ले ली, ट्रांसपोर्ट हो गई, अब जो सेल्स हैं वो कितनी, जो मसल्स हैं वो कितनी ऑक्सीजन को उसमें से ले रहे हैं। और फोर्थ आता है एनर्जी। फर्स्ट था अपने ऑक्सीजन अंदर ली, उसका ट्रांसपोर्ट हुआ बॉडी के अंदर, सेल्स से और मसल्स ने उसे यूज़ किया और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसे बोलते हैं एनर्जी रिजर्व्स। तो आपकी होती है एरोबिक कैपेसिटी भी डिपेंड करती है एंड्योरेंस की, कितनी आपकी कैपेसिटी ऑक्सीजन पहुंचाने की, जितनी ऑक्सीजन पहुंचेगी आपकी उतने लंबे टाइम तक आप काम कर पाएंगे। इसके बाद आता है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कैपेसिटी। लैक्टिक एसिड क्या होता है हमारी बॉडी में, जब हम थकते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तब बनता है हमारा लैक्टिक एसिड। और जब लैक्टिक एसिड बनता है इसका मतलब है हम थक चुके हैं, हमारी मसल्स जो है वो एनारोबिकली, अगर आपकी बॉडी के अंदर आपकी एरोबिक कैपेसिटी ज़्यादा है, आपकी एरोबिक कैपेसिटी ज़्यादा है तो मतलब आपकी मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंच रही है, ऑक्सीजन पहुंच रही है तो मतलब लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। बट जिस टाइम पे वो ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाएगी उस टाइम पे वहाँ पे CO2 यूज़ होने लग जाएगी बॉडी के अंदर और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा। और जब लैक्टिक एसिड बनता है तो आपकी मसल्स जो है वो काम नहीं कर सकती। तो मतलब जितनी ज़्यादा हमारी एरोबिक कैपेसिटी होगी तो उतनी ज़्यादा ही हमारी लैक्टिक एसिड टॉलरेंस होगा। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसके बाद आता है हमारा मूवमेंट इकोनॉमी। तो मूवमेंट इकोनॉमी कैसे आता है कि मूवमेंट इकोनॉमी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इकोनॉमिकल मूवमेंट। इकोनॉमिकल यहाँ पे क्या है हमारी, क्या है, एनर्जी इज द करेंसी ऑफ सेल। सेल की जो करेंसी है वो एनर्जी है, तो एनर्जी का जो यहाँ पे एफिशिएंटली जो यूज़ हो रहा है उसे बोलते हैं मूवमेंट इकोनॉमी। अगर आप कहीं भी भाग रहे हैं, कहीं स्विम कर रहे हैं, तो हर चीज़ को करने की एक प्रॉपर टेक्निक होती है और जब आप उस प्रॉपर टेक्निक से उसे यूज़ करेंगे तो आपकी वहाँ पे एनर्जी सेव होगी। मानो आप स्विम कर रहे हैं, अगर आप उस फ्लो के अपोजिट स्विम करेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करिए, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी आपकी। बट जब आप उसके साथ में फ्लो के साथ ही स्विम करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो कम यूज़ होगी, यानी एनर्जी का एक्सपेंडिचर है वो रेगुलेट हो जाएगा। तो वो होती है मूवमेंट इकोनॉमी। मतलब कुछ इकोनॉमिकल मूवमेंट्स होती हैं जो हमारी एनर्जी को कंजर्व करने में हेल्प करती हैं। तो जब तक आपकी एनर्जी कंजर्व रहेगी तो आप तब तक वो काम करते रहेंगे, तो मतलब आपकी एंड्योरेंस ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद है हमारा मसल कॉम्पोजिशन। द सेम वे मसल कॉम्पोजिशन, मसल दो तरह की होती हैं। मसल के अंदर दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक होता है फास्ट ट्विच फाइबर और एक होता है स्लो ट्विच फाइबर। तो जो फास्ट ट्विच फाइबर होता है वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जबकि स्लो ट्विच फाइबर होता है वो धीरे धीरे करता है, बट धीरे धीरे करता है तो मतलब लंबे टाइम तक करता है। तो इसमें क्या होता है कि जिस पर्सन के अंदर आपके स्लो ट्विच फाइबर की कॉम्पोजिशन ज़्यादा है उस पर्सन का एंड्योरेंस ज़्यादा होगा। जहाँ स्लो ट्विच फाइबर ज़्यादा है वहाँ एंड्योरेंस ज़्यादा होगा, जहाँ फास्ट ट्विच फाइबर ज़्यादा है वहाँ पे हमारी स्पीड ज़्यादा होगी और स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो ये याद रखना, MCQs में आ सकता है। इसके बाद है हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स, तो पहला आता है मसल स्ट्रेंथ। अब ये हर कोई नहीं कर सकता, जो स्प्लिट होता है ये हर कोई नहीं कर सकता। अगर आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ है तभी आप कर सकते हैं, इसलिए मसल स्ट्रेंथ जो फ्लेक्सिबिलिटी पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। इसके बाद है जॉइंट स्ट्रक्चर। जॉइंट स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारी बॉडी में ही होता है कि आपका कोई जॉइंट है वो पूरी मूवमेंट कर लेता है और कोई जॉइंट है वो कम मूवमेंट करता है। आपका जो है ये सिर्फ इतनी मूवमेंट करता है, जो आपका ये हैंड है, हिंज जॉइंट है, इतनी मूवमेंट करता है, बट जो आपका ये शोल्डर जॉइंट है ये पूरी मूवमेंट कर लेता है 180 डिग्री। तो मतलब जॉइंट स्ट्रक्चर है, आपकी जॉइंट की स्ट्रक्चर होती है, जिस तरीके से मूवमेंट उस तरीके से होती है। आगे आता है एज एंड जेंडर। आप अच्छे से रूबरू हैं इस चीज़ से कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो है फ्लेक्सिबिलिटी वो है कम होती जाती है। जेंडर क्या है, जेंडर होता है कि जो फीमेल्स होती हैं माना गया है कि वो मेल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। फोर्थ आता है स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स। आपकी मसल में स्ट्रेंथ कब आएगी, जब आप मसल्स को रेगुलरली स्ट्रेच करेंगे। ये स्प्लिट करने के लिए आपको कम से कम 90 to 100 डेज़ की ट्रेनिंग चाहिए होती है। हार्ड ट्रेनिंग होती है 90 to 100 डेज़ की। ऐसे नहीं कि आप पहली बार में स्प्लिट कर देंगे सारा, आपको 90 से 100 दिन अच्छे से ट्रेनिंग करनी पड़ती है, अपनी मसल्स को स्ट्रेच करना पड़ता है। अगर आपकी मसल जो है रेगुलरली स्ट्रेच हो रही हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, अगर नहीं हो रही मतलब आप रेगुलरली स्ट्रेच नहीं करेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाएगी। अब अगर आप कहें कि आप स्प्लिट कर सकते थे आज से 2 साल पहले, तो आज नहीं है कि आप पूरा स्प्लिट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है प्रीवियस इंजरी। जब आपके कहीं पे भी कोई इंजरी हो जाती है तो उसके ऊपर वो है टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है और वो टिश्यू डिपॉजिट होने के कारण वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो कार्डियो मतलब हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट वाला सिस्टम हो गया, और रेस्पिरेटरी मतलब हमारा लंग्स का सिस्टम होता है, उसके ऊपर एक्सरसाइज के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। पहला आता है इंक्रीज इन हार्ट रेट। जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई मर्जी एक्सरसाइज करें, तो इंक्रीज इन हार्ट रेट 2 तरीके से होता है।
हार्ट रेट में चेंज दो तरीके से होता है, एक होता है इंक्रीज और एक होता है डिक्रीज। मतलब जब आप नए नए एक्सरसाइज करने लगे हैं, जब आप नए नए एक्सरसाइज करने लगे हैं तो क्या होता है कि आप एकदम से एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सांस चढ़ेगा तो आपका जो है हार्ट बीट वो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। बट जब आप वो एक्सरसाइज को लंबे टाइम तक कर रहे हैं तो आपके उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तो आपका हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अमूमन जो हार्ट रेट होता है 1 मिनट के अंदर वो होता है 72 टाइम धड़कता है हार्ट। बट जो बेस्ट एंड्योरेंस एथलीट होता है, जिनका एंड्योरेंस बहुत ही हाई लेवल का होता है, उनका जो हार्ट रेट होता है वो 28 to 40 के बीच में होता है। इसके बाद है हमारा इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम और इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम और व्हाट इज कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, नाम से क्लियर है। स्ट्रोक मतलब कि एक स्ट्रोक में हमारा हार्ट जब धड़कता है तो एक स्ट्रोक में कितना ब्लड जो है हमारे हार्ट से बाहर निकलता है, उसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और कार्डियक आउटपुट मतलब कि 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट कितना ब्लड बाहर निकालता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाएगा जब आप बहुत लंबे टाइम तक एक्सरसाइज, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स है। जब आप लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपकी एंड्योरेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो भी बढ़ जाएगा। इसके बाद है रेड्यूस रिस्क ऑफ डिजीजेज। जब आप कोई भी चीज़ अच्छे से करेंगे, आपकी हार्ट है उसकी अच्छे से, मतलब जब आप करेंगे अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेगा, और वो कंट्रोल में रहेगा तो आपके हार्ट की डिजीज है वो कम हो जाएगी। उसी तरीके से जब आप एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे से करेंगे, आपको सांस चढ़ेगा, एंड्योरेंस आपकी अच्छी होगी, तो आपकी इसकी भी एक्सरसाइज होगी, लंग्स की होगी, तो वहाँ पे भी अगर कोई ब्लॉकेज होने वाली होगी, जैसे कुछ म्यूकस वगैरह फंसने वाला होगा, तो वो भी नहीं फंसेगा। आगे आता है इंक्रीजिंग टाइडल एयर कैपेसिटी। टाइडल एयर कैपेसिटी क्या होता है कि हम एक बार में कितनी सांस अंदर ले सकते हैं और बाहर छोड़ सकते हो, टाइडल एयर कैपेसिटी होती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। 6 अदर स्ट्रेंथन्स ऑफ डायफ्राम एंड मसल। जब भी आप कोई चीज़ आपकी बार बार यूज़ होगी तो उसका स्ट्रेंथ होगा, उसकी वो स्ट्रेंथ होगी। आपकी मसल्स जब बार बार यूज़ होती हैं तो बिल्ड होती है। उसी तरीके से जब आपका अच्छे से यूज़ होगा आपका हार्ट सिस्टम, मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आपका भी अच्छे से ही स्ट्रेंथन हो जाएगा ये। इसके बाद इंक्रीज इन वाइटल एयर कैपेसिटी। वाइटल एयर कैपेसिटी मतलब आप पूरी लंबी सांस, पूरी लंबी कितनी आप ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं और एक्सहेल कर सकते हैं, वो भी कैपेसिटी में इंक्रीज होता है। इसके बाद है हमारा इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम पे आपकी एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है, तो पहला था चेंज इन शेप एंड साइज। जब भी कोई बंदा जिम ज्वाइन करता है तो उसकी मसल्स जो बिल्ड होने लगती हैं और ऐसी हो जाती हैं कुछ टाइम के बाद, मतलब 1-2 साल के बाद। फिर मसल्स रिमेन इन टोन पोजिशन। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी मसल्स हैं फुल टोन रहती हैं अच्छे से। उसके बाद आते हैं कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट। जब आप जिम करते हैं, बंदा जिम करता है क्या होता है कि वो अपना एक्स्ट्रा फैट जो है बर्न कर सके, और देखिए यहाँ पे साथ कोई भी फैट नहीं है इसके। डेलीज फैटिक। फैटिक क्या होता है, फैटिक जो होता है हमारा वो एसिड फॉस्फेट, CO2 और लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण होते हैं। बट जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में उनका एक्यूमुलेशन कम होता है। एक्यूमुलेशन कम होगा तो आपके फैटिक नहीं होगा। फिर है बॉडी पोस्चर रिमेन करेक्ट। जब भी एक्सरसाइज करते हैं आपका बॉडी पोस्चर रिमेन सही रहेगा। एफिशिएंसी और मूवमेंट ऑफ मसल। आपकी मसल जो है फैट कम होगा तो आपकी मसल जो है इजीली मूव कर पाएंगी, एफिशिएंटली मूव कर पाएंगी। एक्सरसाइज इन हेल्थ बेनिफिट। जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे उसके वेरियस बेनिफिट्स होंगे, जैसे अभी पढ़ते आए हैं हम, कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स, रेस्पिरेटरी बेनिफिट्स, पोस्चर अच्छा रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, बीमारी से दूर रहेंगे, सब उसके बेनिफिट्स हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, ये लिखा नहीं मैंने इनके बारे में, बट आपको समझना है, यहाँ पे आपको समझने से मतलब होना चाहिए। इसको आप जाएँ और एक बार बुक में रीड करें, बुक में रीड करेंगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप सब कुछ समझ रहे हैं, यहाँ पे हमें समझने पे फोकस करना है। तो चलते हैं हम हमारे यूनिट नंबर 7 के पार्ट 2 के ऊपर, जो है स्पोर्ट इंजरीज़। ये वो चैप्टर है जो हम आमतौर पर देखते हैं और हमारे साथ, मतलब आपके साथ कभी ना कभी तो हुआ ही है, बचपन से अभी तक बड़े हुए हैं अब। तो आता है हमारा स्पोर्ट इंजरी। स्पोर्ट इंजरी क्या होती है, जब भी हम किसी स्पोर्ट में एंगेज होते हैं, खेल रहे होते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उस दौरान जो हमें चोट लगती है वो होती है हमारी स्पोर्ट इंजरी। स्पोर्ट इंजरी जो होती है वो कई तरह की होती है। जो स्पोर्ट इंजरी होती है उसको मेनली 3 तरह में क्लासीफाई किया गया है: सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी और जॉइंट इंजरी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है वो भी आगे 5 टाइप्स किया है। तो पहला टाइप है उसका कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन क्या, और आपके साथ कभी ना कभी तो ये हुआ ही है, नील पड़ जाना। जब भी आपकी कोई चीज़ हिट करती है, आपने चाहे इक्विपमेंट पहनना है चाहे नहीं पहनना, जब भी आपके साथ कोई हिट करती है, जैसे आपके बॉल लगी आके फटाफट एक जगह पे जोर से बॉल लगी, तो आपकी मसल जो है यहाँ की रप्चर हो जाएगी। और जब वो मसल रप्चर हो जाएगी तो इस जगह पे एक दाग सा जम जाता है जिसे बोलते हैं नील। और जब उसे टच करते हैं भाई साहब, जो दर्द होता है वो बयान नहीं कर सकते, वो दर्द होता है उसको टच करते हैं। तो कॉन्ट्यूजन में क्या होता है कि हमारे जो इसके नीचे ब्लड वेसल्स होते हैं रप्चर हो जाते हैं वो भी, और मसल्स रप्चर हो जाती हैं। बट जब वो ब्लड वेसल जो रप्चर होती हैं
वहाँ से ब्लीडिंग होती है, तो वो एक नई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, उसे बोलते हैं ब्रूस, और वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? खिंचाव होता है। जैसे आप नए नए भाई जिम गए, पहले दिन जिम गए, जिम जाते ही आपने पहले दिन ही 60 किलो 80 किलो का उठा लिया एक्सरसाइज करने के लिए वेट, तो भाई जब आप ऐसे उठाएंगे ना, जो हाथ पे खिंचाव पड़ेगा आपके, वो होता है स्ट्रेन, खिंच जाना। बोलते हैं ना, कभी आप रात को सो गए टेढ़े मेढ़े होके, तो सुबह आपकी गर्दन अकड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है, मतलब गर्दन मुड़ती नहीं ऐसे, तो वो होता है स्ट्रेन, कोई स्ट्रेन आ जाना, वो होती है माइल्ड इंजरी। बट जब वो सीवियर हो जाती है तो आपको ऐसा हल्का सा प्लास्टर लगाना पड़ता है, तो वो होती है हमारी स्ट्रेन। इसके बाद आता है स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है हमारा? स्प्रेन होती है मोच, हिंदी में बोलते थे मोच, और ये आपके कभी ना कभी तो आई होगी। जब खेलते थे बचपन में मोच आती थी, चाहे हाथ में आए चाहे पैरों में आए, तो मोच। तो मोच में क्या होता है? ये लिगामेंट इंजरी होती है। तो आपके हमारे ही क्वेश्चन आया था बोर्ड्स के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिगामेंट इंजरी? स्ट्रेन, स्प्रेन, कॉन्ट्यूजन और एक आधा ऑप्शन और था, तो स्प्रेन इज द करेक्ट आंसर था वहाँ पे। इट मे अकर ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट के टीयरिंग और रप्चर होने के कारण होती है हमारी स्प्रेन। तो स्प्रेन जो है कैसे है ये? इसमें क्या होता है? हमारा लिगामेंट जो है वो रप्चर हो जाता है। आप चल रहे हैं, अचानक से आपका पैर मुड़ गया, किसी खड्डे में आके आपका पैर मुड़ गया, तो हमारे को हो जाएगा स्प्रेन। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद ये हमारी एब्रेशन, और भाई दिस इज़ द, ये सबसे भयानक इंजरी लगती है मुझे, दिस इज़ एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है? बचपन में भाई मेरे साथ तो बहुत हुआ है कि जब हम खेल रहे थे, खेलते खेलते गिर गए सड़क के ऊपर, तो भाई इतने तो निक्कर पहनते थे एक तो, और यहाँ पे गोड्डे बोलते, नीज छिल जाते थे। गिरे, आपकी साइकिल से गिर गई, आपकी बाजू छिल गई, बाइक से गिर गई, बाजू छिल गई आपकी, बहुत हो जाता। मतलब एक बार तो इसमें दर्द नहीं होगा, बट जब सुबह आप नहाने जाओगे भाई साहब, जो दर्द होगा जब पानी पड़ेगा इसके ऊपर, उसको बयान नहीं कर सकते। आपके साथ हुआ होगा, जब सुबह सुबह नहाने जाते थे भाई साहब, जो दर्द होता था जब पानी डलता था इसके ऊपर। एब्रेशन तो रगड़ होती है, रगड़ लगती है। ये वहाँ लगती है जहाँ, जब ये फ्रिक्शन के कारण लगती है, जिस सरफेस पे फ्रिक्शन है वहाँ पे हमारे जो स्किन है वो ऊपर से हट जाती है, और यहाँ पे एब्रेशन हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा ब्रूशेस। ब्रूशेस क्या होता है? इसमें क्या होता है? दिस इज सेम एज अ नील, जो नील पड़ता है वो ब्रूशेस ही होता है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी रप्चर हो जाती हैं। वो रप्चर होने के कारण नीचे ब्लड जो है इसमें जम जाता है, ब्लड खून जमना बोलते हैं जिसको अपनी, और इसको भी टच करते हैं ना भाई साहब, बहुत दर्द होता है। दिस इज़ ब्रूश। और ब्रूशेज वो होते हैं, ये कॉन्ट्यूजन से मिलता जुलता है, बट इसमें क्या होता है कि नीचे जो है ब्लड भरा होता है, जमा होता है, उसमें वो चीज़ नहीं होती। अब चलते हैं आगे हम हमारी बोन इंजरीज़ के ऊपर। तो बोन इंजरीज़, आप में से कई बच्चों के ये फ्रैक्चर्स हुए होंगी, तो मुझे बताना कमेंट में कि आपके कौन कौन से फ्रैक्चर्स हुए हैं, ताकि देखें किस किस ने कौन सा फ्रैक्चर फेस किया है। तो ये कुछ फ्रैक्चर्स के नाम हैं। सिंपल फ्रैक्चर, थोड़ा सा फ्रैक्चर होना, कंपाउंड फ्रैक्चर, अच्छे से टूट जाना, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, 3-4 हिस्सों में टूट जाना, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मतलब आपकी हड्डी जो है मुड़ जाना, कम्युनिटेड फ्रैक्चर और इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ये कई तरह के फ्रैक्चर्स है। अगर आप पढ़ लेंगे बुक से, एक एक लाइन के लिखे हुए हैं, तो भी इजीली समझ आ जाएंगे आपको डायग्राम देख के। इसके बाद चलते हैं जॉइंट इंजरीज। जॉइंट इंजरीज क्या होती है? जॉइंट इंजरीज होती है वो डिसलोकेशन के कारण होती है। डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट होती है वो मेन इंजरी होती है। जब क्या होता है हमारे जॉइंट के ऊपर एक अचानक से प्रेशर पड़ता है, तो क्या होता है कि वो अपनी जगह से हिल जाता है, डिसलोकेट हो जाता है, तो हमारी जॉइंट इंजरी होती है। जॉइंट इंजरी जो होती है 4 तरह की होती है। डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट और डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट। मतलब आप कभी खेल रहे हैं, आप खेल रहे थे, आपका ध्यान नहीं था खेलने में, और बॉल आके आपके मुंह पे लगी, तो आपका जो लोअर जो है वो डिसलोकेट हो सकता है अपनी जगह से। दिस इज डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। डिसलोकेशन शोल्डर जॉइंट मतलब कभी आपका बाजू उतर जाता है, हमने सुना होगा मोढा उतर गया, मेरा बाजू उतर गई, हमारे पंजाबी में बोलते हैं मोढा उतर गया, तो बाजू ये उतर जाता है आपका। तो कभी भी इसमें कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इसको उठा के वापस यहाँ पे रख दें, डॉक्टर के पास जाना चाहिए इमीडिएटली। डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट का डिसलोकेट हो जाना। रिस्ट का मतलब जब आप भागते भागते गिर गए हाथ के बल, तो हाथ में मोच आ जाती है या आपकी इसी टूट जाती है कलाई, जैसे बोले डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट जॉइंट। तो जो ये हमने पढ़ी थी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, इनके जो वो होते हैं हमारे क्या बोलते हैं, इनके ट्रीटमेंट जो होते हैं सिंपल से होते हैं। आपके साथ कभी आपने किए होंगे, इसको पढ़ लेना आराम से, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि किसका कौन सा है तरीका है ट्रीटमेंट का। जैसे इसका क्या होता है, इसमें आप ऑइंटमेंट लगाएंगे ऊपर, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, पट्टी वगैरह करेंगे। उसी सेम तरीके से स्ट्रेन में भी वही चीज़ है, स्प्रेन में आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। एब्रेशन है आपके यहाँ पे, इसके ऊपर ऑइंटमेंट लगा के अच्छे से क्लीन करेंगे इसको पहले पानी से, फिर ऑइंटमेंट लगाएंगे, पट्टी वगैरह करेंगे इसको। ब्रूशेस में भी सेम वही तरीका है। फ्रैक्चर होगा तो आपको कुछ नहीं करना, फटाफट से
फर्स्ट एड लेना कोशिश हो सके तो, नहीं तो डॉक्टर के पास फटाफट जाना। जॉइंट इंजरीज में भी यही करना है कि उसको ऐसा नहीं आपका डिसलोकेट हो गया तो उसको वापस वैसे फिक्स करने की कोशिश करें। अगर ऐसा करेंगे तो कंडीशन वर्स हो सकती है। फटाफट से डॉक्टर के पास जाना बिना टाइम वेस्ट किए। आगे चलते हैं हमारे कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, मतलब आपकी जो स्पोर्ट इंजरी पड़ी है अभी तक आपने, वो किन किन रीज़न से हो सकती है, किन किन कारण से हो सकती है, क्या क्या कॉजेज है उसके। तो पहला है हमारा इम्प्रॉपर कंडीशनिंग। जब आप अगर अच्छे से रेडी नहीं होकर जाएंगे उसके स्पोर्ट के लिए तो आपको इंजरी होने के चांसेस मैक्सिमम है। सेकंड है हमारा इम्प्रॉपर वार्मिंग अप। जब भी आप कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी करते हैं तो सबसे पहले करते हैं वार्म अप। अगर आप कोई भी गेम खेलने जा रहे हैं, पहले आपको वो एक राउंड लगवाएंगे, उस ग्राउंड का वार्म अप करेंगे आपको, ताकि आपकी मसल्स जो हैं, आपके जो भी फाइबर्स हैं, बोन्स हैं, जो भी आपकी बॉडी में हैं, वो एक्टिव हो जाए उस पर्टिकुलर स्पोर्ट को खेलने के लिए, क्योंकि तब वो सोया होते हैं। उसे जगाना होता है वार्म अप करके, आपकी बॉडी को गर्म करना होता है। इसके बाद है अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग। अगर आपको ढंग से खेलना नहीं आता, अनसाइंटिफिक तरीके से खेल रहे हैं आपको खेलने का तरीका नहीं पता, आप अलग तरीके से खेल रहे हैं, आपको जैसे क्रिकेट खेलने गए मान लो, आप बैट पकड़ना कैसे था, पकड़ कैसे लिया, और आपने क्या किया, उसको अपने हाथ पे बॉल लगा के बैठ गया आप। तो मतलब आपको तरीका आना चाहिए खेलने का, ट्रेनिंग करने का सही तरीका होना चाहिए। लैक ऑफ फिटनेस नहीं है तो इंजरी होने के मैक्सिमम चांस है। आप भागते भागते गिर गए, भागा नहीं जाएगा, आपको थकान ज़्यादा जल्दी होगी, आपको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं आपसे, आप भागते भागते गिर जाओगे, कुछ भी हो सकता है। फिटनेस नहीं है तो आप स्पोर्ट नहीं खेल सकते। स्पोर्ट्स में जो होते हैं बंदे, आपने देखा होगा, वो मैक्सिमम मतलब सभी फिट ही होते हैं। तो लैक ऑफ स्पोर्ट फैसिलिटी का लैक होना। आप जिस ग्राउंड में खेल रहे हैं वहाँ ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, वहाँ पे खड्डे हैं, और आप चलते चलते आपका भागते भागते आपका पैर जो है मुड़ सकता है, मोच आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। गिरते गिरते आप हाथ के बल गिर जाए, आपकी रिस्ट डिसलोकेट हो सकती है। फिर नो यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। आपके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ नहीं किए, आप खेल रहे हैं क्रिकेट, आपने हेलमेट यूज़ नहीं किया और बॉल आके आपके सिर पे लगी और आप वहीं पे मर भी सकते हैं। फिल्प यूज़, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर था जो वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड के अंदर एट द मूवमेंट वहाँ पे मर गया, डेथ हो गई थी उसकी बॉल लगी थी इस जगह आके। तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। केयरलेसनेस ड्यूरिंग गेम। आप गेम उधर चल रहा है, आपका ध्यान नहीं है, आप ध्यान इधर किसी और चीज़ में, आपका ध्यान उधर से बॉल आके आपके मुंह पे लगी, आपका लोअर जो डिसलोकेट हो गया। तो ये रीज़न भी हो सकता है। ओवर यूज़ ऑफ मसल। आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, इतना स्टेमिना नहीं है आपका, बट आपने मसल का ज़्यादा यूज़ कर लिया तो मसल जो है वो रप्चर हो सकती है। इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट इंजरीज। जो यहाँ पे आपने कॉजेज ऑफ स्पोर्ट इंजरी देखा, उसका जस्ट अपोजिट है। जो यहाँ पे नहीं करना वो वहाँ पे करना है। यहाँ पे था कि इम्प्रॉपर वार्मिंग अप के कारण होता है तो प्रॉपर वार्म अप करके आना है। इम्प्रॉपर कंडीशनिंग है तो प्रॉपर कंडीशनिंग करनी है। अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग है तो मतलब प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए खेलने का, तो आप इंजरी से बच सकते हैं। नो यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यहाँ पे यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करना चाहिए। लैक ऑफ स्पोर्ट फैसिलिटीज़। प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए आपके पास। ओवर यूज़ ऑफ मसल्स को ओवर ट्रेन नहीं करना। और यहाँ पे कूलिंग प्रॉपर डाउन करनी है। मतलब आप जब खेल के आ गए तो ऐसे नहीं कि आते, जैसे आप कोई बंदा जिम करके आते हैं, स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि जब जिम करते हैं बहुत गर्मी लगती है, आते ही बंदों ने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, ये पी लिया, वो पी लिया, और अगले दिन हो गए बीमार। तो मतलब प्रॉपर कूलिंग डाउन भी करना है आपको। तो अब चलते हैं आगे। द लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प विच इज़ गिवन टू वाउंडेड और एक्सीडेंटल विक्टिम बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर। मतलब किसी भी डॉक्टर के आने से पहले, मतलब कोई भी एक्सीडेंट हो गया, कोई भी हादसा हो गया या कुछ भी हो गया, आप एट द टाइम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो आप वहाँ पे फर्स्ट एड देख सकते हैं। मतलब कि डॉक्टर के पास जाने से पहले जो भी उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब जो भी उसके ऊपर उसको कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए किया जाता है, वो होती है फर्स्ट एड। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अगर आपके पास फर्स्ट एड है, आपको फर्स्ट एड देना आता है, तो वहाँ पे उस ब्लड को रोकने की कोशिश करें ताकि वो केस और कॉम्प्लिकेटेड ना हो और ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो। और एक और डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ एन इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर गिवन टू अ विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट और अ सडन इलनेस बिफोर द सर्विसेज ऑफ फिजिशियन इज ऑब्टेन्ड। मतलब किसी भी फिजिशियन डॉक्टर के आने से पहले जो उसे आप उस कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए जो भी करेंगे वो होती है फर्स्ट एड। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द एम ऑफ फर्स्ट एड। आपके ये क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर के अंदर कि फर्स्ट एड एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव बताओ इसका। जो एम होता है फर्स्ट एड का वो होता है द एम इज टू सेव द लाइफ, प्रीशियस लाइफ ऑफ द विक्टिम। जो भी एक्सीडेंट हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, तो फर्स्ट एड होती है इसलिए ताकि उस बंदे की जान बच सके। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिजर्व लाइफ, जान बचाना। टू प्रमोट रिकवरी, हाथों हाथ रिकवरी शुरू करवाना। टू प्रिवेंट कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, मतलब कंडीशन वर्सनिंग कैसे? अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, मेजर एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे, और वहाँ पे उस बंदे का ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस ब्लड लॉस को रोकने के लिए वहाँ पे फर्स्ट एड दी जाएगी उसे, ताकि उसका ब्लड लॉस जो है वो कम हो और आगे कॉम्प्लिकेशन जो है कम हो जाए और वो उसकी लाइफ जो है प्रिजर्व हो जाए। टू एलिवेट पेन एंड सफरिंग, मतलब अगर पेन और सफरिंग बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे उसको पेन और सफरिंग को कम करने के लिए
उसे फर्स्ट एड दी जा सकती है। जैसे उसके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो कुछ राहत मिलेगी उससे, ऐसे नहीं पूरी राहत, कुछ राहत मिलेगी और कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए दिया था। तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। आपकी इस यूनिट में इतना ही था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जानने से पहले इसे लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना कि आपको ये पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है और समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, और आप मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे इस मिशन 100 के अंदर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपको लाइव आके डिमॉन्स्ट्रेशन दे पाऊँ कि किस तरीके से आपको ये एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है आपका फिजिकल एजुकेशन का। मैं लाइव इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे लाइव में मैं आपके डाउट और जो क्वेरीज होंगी वो देख पाऊँगा, जबकि ऐसे कोई नॉर्मल वीडियो अपलोड करूँगा तो वहाँ नहीं देख पाऊँगा। अगर लाइव आया तो मैं आपकी अच्छे से देख पाऊँगा क्वेरीज वगैरह कि किसका क्या क्वेरी है, और उस टाइम पे हाथों हाथों से सोल्व कर पाऊँगा। तो इसलिए चाहता हूँ कि आऊँ मैं लाइव। सो ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहना, मुझे विश्वास है तुम फोड़ के आओगे, आग लगा के आओगे और मिशन 100 करके आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहना।